इंडियन पॉलिटी के अगले लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये अगला वीडियो है इंडियन पॉलिटी का। इसके पहले भी मैंने और वीडियोस बनाए हैं, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ये सारे वीडियोस आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये सारे फैक्ट्स पूछे जाते हैं। और ये अगर आप ये वीडियोस देखते हैं तो आपको ये डेफिनेटली फ़ायदा करने वाला है, आप ये मान के चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब बात हम कर रहे हैं आज के टॉपिक पे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, फ्लेक्सिबल है या फिर रिजिड है, किस टाइप का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उसमें दोनों कैटेगरी पाई जाती हैं, फ्लेक्सिबल भी पाई जाती हैं और रिजिड भी पाई जाती हैं। यहाँ पे ये दोनों कैटेगरी आपस में लेके चलता है। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज तक अगर आपने देखे होंगे 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा भी नहीं कहे जा सकते। जिस तरीके का आपका ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे कोई भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बट अगर आप यूएसए की बात करते हैं तो वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही कम है, वहाँ पे बहुत ही रिजिड टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं होते। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दोनों का मिक्स है, तो यहाँ पे इसलिए इस तरीके की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। उसी टॉपिक पे कि जो यहाँ पे अमेंडमेंट का बेसिस है, जो हमारे लॉ मेकर थे उन्होंने जो प्रोसीजर बनाया था, ये दो टाइप के होते हैं। तो उसमें क्या है, सबसे पहला जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसका क्या प्रोसेस होता है, पार्लियामेंट की जो मेजॉरिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा लगती है, और इसी कारण से जो आपका रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आप जल्दी अमेंडमेंट नहीं देखते हैं। मीन्स वहाँ पे अमेंडमेंट इतनी आसानी से नहीं होता है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से होता है। तो सिंपल है कि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना काफ़ी आसान होता है, और ये सारे अमेंडमेंट सेम किसी भी लॉ को जिस तरीके से बनाया जाता है नॉर्मली लॉ को, उसी तरीके से इनैक्टमेंट ऑफ लॉ के तरीके से इसमें आप किसी भी तरीके का अमेंडमेंट कर सकते हैं। पर जब हम बात करते हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल का है। हमारे यहाँ कुछ प्रोविजंस हैं जिसमें कि बताया गया है कि इन कंडीशंस में आपका सिंपल मेजॉरिटी से आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी आपका अमेंड होता है वो दो तरीके से हो सकता है, या फिर सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड होगा, तो स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ेगी अमेंड करने के लिए। क्या होता है सिंपल मेजॉरिटी का, मीन्स यहाँ पे 50% प्लस 1 लोग अगर आ जाते हैं, 50% प्लस 1 भी कोई आ जाता है, तो यहाँ पे वो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा। बट अगर हम बात करते हैं स्पेशल मेजॉरिटी की, तो स्पेशल मेजॉरिटी की अलग क्राइटेरिया। अब बात कर लेते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे होते हैं, क्योंकि ये बहुत फ्लेक्सिबल टाइप का भी है, रिजिड टाइप का भी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कितने तरीके से हो सकते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीन तरीके बताए गए हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकते हैं। पहला तरीका बताता है आपका सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। सेकंड नंबर पे आप देखेंगे स्पेशल मेजॉरिटी की बात करता है। यहाँ पे ये स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, तो स्पेशल मेजॉरिटी मींस पार्लियामेंट्री में जितने भी आपके मेंबर्स हैं उनका 2/3 आपको वहाँ पे इंक्लूड करना होगा। मींस इतने लोग जिस समय वोट देंगे किसी भी जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होगा उस पर, जब 2/3 लोग वोट देंगे, प्लस यहाँ पे आपको कंसेंट भी चाहिए होगी। किसकी कंसेंट चाहिए होगी, तो वो आपको कंसेंट चाहिएगी हाफ ऑफ द स्टेट की। मींस आपके पास जितने भी राज्य हैं, जैसे आज की हम बात करें तो टोटल हमारे पास 28 स्टेट्स हैं प्लस 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। सो यहाँ पे बात होती है कि अब इसमें कितने, तो यहाँ पे हाफ ऑफ द स्टेट की बात होती है। यहाँ यूनियन टेरिटरी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हाफ ऑफ द स्टेट्स की बात कर रहे हैं। तो 28 का हाफ स्टेट होगा आपका 14, और आपका हाफ से मोर देन हाफ की यहाँ बात हो रही है, तो 14 + 1 स्टेट मीन्स इक्वल टू 15 स्टेट अगर यहाँ पे उस बिल का समर्थन कर देते हैं। उस यहाँ पे क्या होगा, ये सेकंड नंबर पे आपका स्पेशल मेजॉरिटी प्लस मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स पे ये सेकंड टाइप का अमेंडमेंट हो जाता है। ये काफ़ी टफ अमेंडमेंट माना जाता है,
क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका स्पेशल मेजॉरिटी होती है प्लस राज्यों की इसमें सहमति लगती है। अब बात कर लेते हैं थर्ड टाइप के अमेंडमेंट की कि थर्ड वाला अमेंडमेंट कैसे होता है। तो थर्ड आप यहाँ देख सकते होंगे, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है आपको पार्लियामेंट की। अब हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में किन किन आर्टिकल्स में सिंपल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट होता है और कौन कौन से आर्टिकल हैं जिनमें स्पेशल आपको मेजॉरिटी चाहिए होती है या फिर मोर देन हाफ स्टेट्स की आपको कंसेंट चाहिए होती है। तो सबसे पहले आप बात कर लेते हैं कि ये किस पार्ट में है जो आपका अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। उसको पार्ट 20 में दिया गया है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पार्ट 20 का पार्ट है। और किस आर्टिकल में ये बताया गया है, तो आर्टिकल 368 बताता है कि अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कैसे होता है। आर्टिकल 368 जो प्रोविज़न करता है, जो प्रोसीजर बताता है, उसमें 3 वेज बताते हैं अमेंडमेंट के। तो चलिए आइए सबसे पहले जानते हैं कि सबसे पहला वे क्या है। तो सबसे पहला वे जो हम लोग ने अभी बात की थी कि बाय द सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। अब ये सिंपल मेजॉरिटी क्या है, ये आइए देख लेते हैं। तो हम लोग ने बात की थी सिंपल मेजॉरिटी की, तो चलिए देखते हैं सिंपल मेजॉरिटी में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हम अमेंड कर सकते हैं सिंपल मेजॉरिटी से। मीन्स 50% प्लस 1 मेंबर के साथ आपका वहाँ पे अमेंडमेंट हो जाएगा। तो आइए चलिए बात कर रहे हैं कि किन किन प्रोविज़न में ऐसा किया जा सकता है। पहले बारे में बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला ये बताता है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स जो होते हैं, मींस जो राज्यों को हम बनाते हैं, राज्यों का गठन करते हैं, उसके बारे में ये बता रहा है। तो न्यू स्टेट बनाने के लिए सिंपल मेजॉरिटी की ही ज़रूरत होती है, इनको कोई भी स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल मेजॉरिटी में आप सबसे पहले न्यू स्टेट के बारे में जान लीजिए, यानी किसी भी न्यू स्टेट को बनाने के लिए सिंपल मेजॉरिटी से ऐसा किया जा सकता है, जो कि आपका आर्टिकल 4 इसके बारे में बताता है। अगले पॉइंट में बात करते हैं तो आपने सुना होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल आपके यहाँ पे किसी किसी स्टेट में होती है, किसी किसी स्टेट में नहीं होती है। हिंदी वालों के लिए बता देता हूँ, एक होती है विधानसभा, एक होती है विधान परिषद। तो जो अपर हाउस होता है स्टेट का, उसे भी अमेंड करने की पावर जो दी गई है वो सिंपल मेजॉरिटी में दी गई है कि यानी अगर आपका पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी स्टेट की जो अपर हाउस है उसको ख़त्म कर सकता है, अबॉलिश कर सकता है, समाप्त कर सकता है। टॉपिक में ये जानिए कि सेकेंड शेड्यूल में भी किसी भी तरीके का अमेंडमेंट अगर करना होता है, चाहे वो अलाउंसेस का हो, प्रिविलेज का हो, जो कि गवर्नर, स्पीकर या जजेस का, प्रेसिडेंट का, इनमें से किसी का भी हो सकता है, तो उसके लिए भी प्रोविज़न किया गया है सिंपल मेजॉरिटी का ही। यानी कि आपका 50% प्लस 1 मेंबर्स अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को पास कर देते हैं तो वहाँ पे ऐसा अमेंडमेंट हो जाएगा। अब सैलरी वो भी किसकी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी सैलरी में अगर कोई बढ़ाना है किसी, उस कंडीशन में भी उनके जो अलाउंस होते हैं उसको भी ये बढ़ा सकते हैं, और वो भी सिंपल मेजॉरिटी से। इनको किसी भी तरीके की स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, वो सिंपल मेजॉरिटी से भी अपनी सैलरी इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब अगली बात करते हैं कि सिटीजनशिप के बारे में अगर कोई बात आती है कि किसी के सिटीजनशिप देनी है, किसी की सिटीजनशिप लेनी है, तो उस कंडीशन में भी जो आपकी अमेंडमेंट पावर है वो सिंपल मेजॉरिटी में ही आती है, यानी कि 50% प्लस 1 पे। टॉपिक की कि इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में किस तरीके से इलेक्शन होगा, तो उसको भी प्रोविज़न करने की इनके पास पावर है, और वो भी सिंपल मेजॉरिटी से ही कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो उसके कॉन्सेप्ट में किसी भी तरीके का प्रोविज़न करने के लिए पार्लियामेंट को सिंपल मेजॉरिटी की ही ज़रूरत होती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि स्पेशल मेजॉरिटी में कौन कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं और कौन कौन से आर्टिकल अमेंड होंगे, या फिर स्पेशल मेजॉरिटी प्लस मोर देन हाफ स्टेट के जो आपके समर्थन की बात होती है कि
कौन कौन से वो आर्टिकल्स में उसमें अमेंडमेंट हो सकते हैं, ये भी हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।